Student, welcome to online classes. I am Archana Avadia, मैकलसुता कॉलेज जूलॉजी डिपार्टमेंट। आज हम आपको सेल या कोशिका के बारे में बताने वाले हैं। सेल अपन सब जानते हैं कि जीवधारियों का या मनुष्य का शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अतः अपन देखें तो कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। जिस प्रकार से अपन देखें कि बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग बनाने के लिए ईंट जो होती है बिल्डिंग की एक इकाई होती है, उसी प्रकार जीवधारियों में जो शरीर बनता है उस शरीर को बनाने के लिए एक सेल जो होता है इकाई का काम करता है। अपन ये देखें कि जो सेल की खोज किसने की थी। सेल रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सेल को सर्वप्रथम खोज की। इन्होंने एक मरी हुई या मृत कोशिका जो कि बोतल के कार्क बनाने के काम में आता है, तो उस कार्क के सेल निकाल कर स्लाइड का काटा और स्वयं के बनाए गए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उन्होंने उस स्लाइड का अध्ययन किया और उन्होंने ये पाया कि जो सेल है वो जैसे कारागार की कोठरियां होती हैं उसी के जैसे डिवाइडेड होते हैं। जैसे कारागार में एक दरवाजे हैं, फिर उसके पीछे जाएंगे तो दूसरे दरवाजे रहते हैं, फिर और पीछे जाएंगे तो दूसरा दरवाजा रहता है। तो इस तरह कहा जाए कि 1, 2, 3, 4 और कई कंपार्टमेंट में ये बटे होते हैं। ये कंपार्टमेंट में बटने के कारण ही इन्होंने रॉबर्ट हुक ने इसका नाम सेल दिया। अतः कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। बाद में इन्होंने जीवित कोशिकाओं पर अध्ययन किया, पेड़ पौधों की छाल की स्लाइड बनाई और उनमें देखा कि एक द्रव्य पाया जा रहा है जो कि जीवन संबंधी सभी कार्य कर रहा है। तो उन्होंने रॉबर्ट हुक ने इसको प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। बाद में इसी द्रव्य को पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने भी प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। इस प्रकार से जीव द्रव्य की खोज हुई और इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने इसमें देखा कि एक गोल संरचना दिख रही है जो कि क्या कहते हैं सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में उपस्थित है। ये गोल संरचना को उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। इसी प्रकार कोशिका के संपूर्ण संरचना की खोज हुई। सन स्लीडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोशिका सिद्धांत से तात्पर्य ये है कि सेल या कोशिका की पूर्ण रूप से विशेषता बताना। सब इसमें फर्स्ट था सभी जीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और दूसरा है प्रत्येक कोशिका में जीवन संबंधी सभी प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तीसरा है नई कोशिकाएं हमेशा पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा बनती हैं, और चौथा है कोशिकाएं आनुवांशिकी एकक होती हैं। इस प्रकार कोशिका की अगर डेफिनेशन देखें अपन तो उसमें कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है और ये एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा परिसीमित होती है। इस प्रकार कोशिका जो होती है अगर पूर्ण को तो ये साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस में बटी होती है। अभी आपने कोशिका सिद्धांत के बारे में जाना। अब अपन देखेंगे कि कोशिका विभिन्नता के आधार पर कितने प्रकार की होती है।
कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। फर्स्ट क्या है? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और सेकेंड है यूकैरियोटिक। अब अपन ये देखेंगे कि ये दोनों कोशिकाओं में विभिन्नता क्या है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो थी ये जब जीवन का उद्गम हुआ था, कहा जाए प्रीमिटिव कोशिका होती है, जब जहां से एक कोशिकीय जीव बने थे। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, इस प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं वो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती हैं। इस प्रकार की कोशिका में सुसंगठित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें न्यूक्लियस झिल्ली नहीं पाई जाती है। अतः जो न्यूक्लियस के पदार्थ हैं या तत्व हैं वो साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई अवस्था में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका में अपन देखें तो इसमें सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, अर्थात न्यूक्लियस पाया जाता है। ये जो न्यूक्लियस होता है तो एक झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ होता है और उनमें न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, भरा होता है, और ये इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमैटिन धागे प्रेजेंट होते हैं कुछ इस प्रकार से। न्यूक्लियस इस प्रकार का गोल होता है और इनमें न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म में ही क्रोमैटिन धागे बिखरी हुई अवस्था में पाई जाती हैं। इनमें न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है जो कोशिका विभाजन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये जो क्रोमैटिन है, ये जो क्रोमैटिन धागे होते हैं बाद में डीएनए यानी आनुवंशिकी पदार्थ में बदल जाता है। अतः प्रोकैरियोटिक वह कोशिका होती है जिनमें सुसंगठित न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस झिल्ली नहीं होती है, न्यूक्लियोलस नहीं होता है, ये तीनों चीज का अभाव होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका होती है जिनमें सुसंगठित केंद्रक होता है और क्या कहते हैं, इसमें न्यूक्लियर झिल्ली प्रेजेंट होती है और न्यूक्लियस में रहने वाले सभी तत्व इनमें प्रेजेंट होते हैं। अब अपन आते हैं कि कोशिका की संरचना किस प्रकार की होती है। कोशिका की संरचना स्टार्ट। कोशिका की संरचना, एक कोशिका को देखा जाए तो ये दो भागों में बटी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो वह मेम्ब्रेन होती है जो उसको चारों ओर से घेरे रहती है और सेल को आकार देती है। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो सेल के अंदर भरा हुआ द्रव्य होता है। तो ये प्रोटोप्लाज्म दो भागों में बटा होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, अजीवित संरचनाएं और जीवित संरचनाएं। अजीवित संरचनाएं वैक्यूल्स होता है, ऑयल ड्रॉप होता है और अन्य इन्फ्लुएंजेंस होते हैं जो कभी कहीं से भी टूट फूट कर वो साइटोप्लाज्म में मिल जाते हैं। और जीवित, अब अपन देखते हैं जीवित संरचनाएं। जीवित संरचनाएं में फर्स्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड होता है गोल्गी बॉडी, थर्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम फोर्थ, फिफ्थ है माइक्रोसोम, सिक्स्थ है राइबोसोम, सेवेंथ है सेंट्रोसोम, एट है सेवेंथ सेंट्रोसोम, 8 प्लास्टिड, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स और 10th है सीलिया या फ्लैजिला। अब अपन देखते हैं कि न्यूक्लियस में कितने पार्ट होते हैं। न्यूक्लियस में फर्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकेंड है न्यूक्लियोप्लाज्म, थर्ड है न्यूक्लियोलस और फोर्थ है न्यूक्लियर रेटिकुलम। इस प्रकार ये सभी जीवित और अजीवित और न्यूक्लियस मिलकर एक सेल की संरचना करते हैं। तो अब अपन देखेंगे कुछ डायग्राम के द्वारा सेल की रचना कैसे होती है।
एनिमल सेल, जैसा कि अपन जान रहे हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में बटा हुआ होता है। ये जो साइटोप्लाज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार के अजीवित तथा जीवित संरचनाएं पाई जाती हैं। तो अपन ये देखें कि जैसे ये सेल जो होता है वो कारखाने के समान काम करता है। इसमें एक जो इनको पूरे सेल को कंट्रोल करता है वो न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस जो होता है कारखाने के मैनेजर की भांति कार्य करता है और जितने भी जीवित ऑर्गेनेल्स होते हैं उनसे काम करवाता है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये इनके वर्कर्स के समान होते हैं और इन्हें जो काम चाहिए उसी प्रकार से ये काम इनसे लेते हैं। बट इसमें जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो पर्टिकुलर किसी एक विशेष काम के लिए ही बने होते हैं। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीचों बीच संबंध स्थापित करता है। इसका काम ये होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पाई गई जितने भी मैसेज हैं उस मैसेज को वो न्यूक्लियस तक पहुंचाए। इसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के बाद माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा संग्राहक का कार्य करता है। ये ऊर्जा का संचय कर लेता है और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को इसका पावर हाउस कहा जाता है। ये ऊर्जा संचय करने के बाद सेल को ऊर्जा प्रवाहित करता है, ऊर्जा देता है कि वो आगे कोशिका विभाजन कर सके, अपनी वृद्धि कर सके, अपना विकास कर सके। इस प्रकार गोल्गी बॉडी जो होती है इसमें ये भी तीसरे वर्कर का काम करता है। ये जो गोल्गी बॉडी होती है तो ये इनमें इनके अलग से छोटे वर्कर्स होते हैं या कहा जाए इनके असिस्टेंट होते हैं, राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स जो होते हैं ये पाचक रस का स्रावण करते हैं और जो भी पचाने योग्य चीजें होती हैं उनका पाचन कर देते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं। इस प्रकार इनका आगे चलकर ये सभी वर्कर्स का काम करते हैं, जैसे कि राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया और प्लास्टिड हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया। इनके अलग अलग काम जो होते हैं सेल के अंदर डिवाइड रहते हैं। अब अपन देखते हैं कि न्यूक्लियस को हमने आपको पहले ही बताया कि ये 4 भागों में डिवाइड होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस। तो ये जब न्यूक्लियस के अंदर ये सभी उपस्थित ऑर्गेनेल्स जो होते हैं ये कोशिका विभाजन के समय अपने कार्य को बखूबी जानते हैं। जैसे कि इनमें जो द्रव्य होता है ये द्रव्य के अंदर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट होता है और ये प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का कार्य करते हैं और इनमें जो न्यूक्लियर रेटिकुलम होता है वो आगे चलकर डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल में परिवर्तित हो जाता है और ये जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल में परिवर्तित हो जाते हैं वो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। इस प्रकार से ये संपूर्ण सेल जो होता है वो एक कारखाने की भांति कार्य करता है। साथ हमारा सेल का टॉपिक खत्म होता है। आप यदि इसमें कुछ क्वेश्चन करना चाहें तो आप मैसेज के द्वारा मेरे से कर सकते हैं। थैंक यू।